प्रिय बच्चों, नमस्कार। एक बार पुनः मैं आपका विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने पाठ 5 पदार्थों के पृथक्करण की विभिन्न विधियां पढ़ी थी, जिसमें से हमने पहली विधि पढ़ी थी हस्तचयन की। पदार्थों को हस्तचयन विधि द्वारा कैसे कैसे उनकी अशुद्धियों से अलग किया जाता है। और दूसरी विधि पढ़ी थी हमने निष्पावन, यानी वायु के झोंकों के द्वारा, हवा द्वारा पदार्थों से उनकी अशुद्धियाँ हम किस प्रकार से अलग कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद तीसरी विधि पढ़ी थी हमने चालन विधि, यानी छालन, छननी के द्वारा हम किस प्रकार जो है छान कर जो है पदार्थों में से उसकी अशुद्धियों को निकाल सकते हैं। ये हमने पढ़ा था। ठीक है बच्चों। उसके बाद चौथी विधि जो थी वो पढ़ी थी हमने अवसादन विधि। अवसादन विधि क्या होती है? अवसादन में आपको बताया था कि जो जल में घुली हुई अशुद्धियाँ होती हैं या ऐसे मिश्रण होते हैं जिनमें अशुद्धियाँ घुली होती है, तो उसको हम पहले थोड़ी देर के लिए उसको स्थिर रखते हैं। फिर स्थिर रखने के बाद जो अशुद्धियाँ होती हैं वह नीचे तली में बैठ जाती हैं। ठीक है, नीचे तली में बैठ जाती हैं। फिर हम उसको बैठी हुई चीज़ों को हम दूसरे बर्तन में उड़ेल कर निकाल लेते हैं। इस प्रकार जो है मोटी मोटी जो आपकी अशुद्धियाँ वो नीचे रह जाती हैं, और जो ऊपर वाला जो पानी साफ साफ होता है उसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। वो भी एक तरीका है, इसको बोलते हैं हम निस्तारण तरीका। तीसरा तरीका है फिल्ट्रीकरण। जो जल में घुली हुई अशुद्धियाँ होती हैं उनको अलग करने का तरीका है फिल्ट्रीकरण। उसमें हम क्या करते हैं कि फिल्टर पेपर की सहायता से हम इस तरह से फिल्टर पेपर पहले गोल लेते हैं, फिर इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं, फिर कीप जैसी बनाते हैं। फिर हमारे पास सभी के पास कीप होती है, आपके घरों में भी कीप होगी जिससे आप मिट्टी का तेल स्टोव में डालते हैं, ये वाली है ना। तो इस तरह से कीप लेंगे, उसके ऊपर हम फिर ये वाली फिल्टर पेपर रखेंगे और उसके अंदर जो है पानी में जो गंदा पानी है उसको उड़ेल देंगे। ठीक है, यहाँ पे जब हम उड़ेल देंगे तो वह धीरे धीरे एक एक बूंद करके फिर यहाँ पे इकट्ठा होगा साफ पानी, और अशुद्धियाँ रह जाएगी आपकी यहाँ पे। तो इस प्रकार स्वच्छ जल में प्राप्त हो जाता है। तो इसको कहा जाता है आपके फिल्ट्रीकरण विधि द्वारा। उसके बाद अगली विधि है हमारी वाष्पन विधि, जो हमने पढ़ना है। कौन सी विधि? वाष्पन विधि। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विधि। वाष्पन विधि क्या होती है बच्चों? वाष्पन का मतलब भाप बनकर कोई चीज़ का उड़ना। तो वाष्पन मतलब क्या हुआ? सूर्य के प्रकाश के द्वारा या किसी ऊष्मा के द्वारा जल का भाप बनकर ऊपर उठने को हम वाष्पन कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी जल को उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं वाष्पन क्या हो गया। अब आप इसके उदाहरण भी समझ सकते हैं। समुद्रों में से आपको पता है नमक प्राप्त होता है। समुद्र के जल से हमें क्या मिलता है? नमक मिलता है। तो वो जो नमक होता है वो लवण के रूप में घुलता है। तो हमें उसको कैसे प्राप्त करना होता है आपको पता है। समुद्र के पानी को हम क्या करते हैं? क्यारियों में बनाकर, इस तरह से क्यारियाँ बनाते हैं समुद्र के किनारे, और उसमें पानी रखते हैं समुद्र का भरकर। फिर सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, वो पानी गर्मी के कारण सूख जाता है और नीचे जो आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, ठोस नमक इकट्ठा हो जाता है। तो इस प्रकार हम वाष्पन विधि द्वारा जो है समुद्र के पानी से जो है नमक प्राप्त कर सकते हैं। ये दूसरी आपकी वाष्पन विधि। इसका उदाहरण मैंने आपको यहाँ पे बताया। देखिए, अगर पानी में आपको नमक घुला हुआ है, ठीक है, यहाँ देखिए पानी में नमक घुला है, ठीक है, फिर आप इसको कैसे अलग करोगे? तो आप इस पानी जो नमक और पानी को आप किसी बीकर में घोलेंगे। फिर आप उसको अगर नमक को तो अलग करना हो तो आप पानी को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। गर्म करते रहेंगे, उतना गर्म करेंगे जब तक वो पानी सारा भाप बनकर ऊपर जाए। जब वो पूरा पानी उड़ जाएगा भाप बनकर, तो नीचे बच जाएगा आपका नमक। तो इस प्रकार हम जो है वाष्पन विधि के द्वारा नमक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी आपकी 7वीं विधि वाष्पन। इसके बाद एक और चीज़ आती है वाष्पन में, संघनन। संघनन क्या होता है? देखिए इस चित्र में ध्यान से देखिए सभी बच्चे। यहाँ पे केतली दी हुई है, केतली में पानी है, नीचे से हम गर्म कर रहे हैं। पानी गर्म होकर भाप के रूप में जा रहा है, यहाँ तक हो गया वाष्पन। क्या हो गया ये? वाष्पन। ठीक है, अब जो भाप बनकर ऊपर जा रहा है, ऊपर देखिए एक इन्होंने एक प्लेट जैसी लगा रखी है, उसके ऊपर बर्फ़ के टुकड़े हैं, है ना, यानी ठंडा कर रखा है इसको। तो भाप जो ऊपर जो उठ रहा है यहाँ टकरा रहा है। यहाँ टकराने के बाद जो है यह ठंडा होकर बूंदों के रूप में नीचे गिर रहा है और बीकर में इकट्ठा हो रहा है। मतलब क्या हुआ?
आपका यहाँ पे हो गया आपका वाष्पन, ठीक है। और यहाँ हो गया आपका संघनन, यानी जब भाप बनकर ऊपर उठते हैं और भाप किसी ठंडी चीज़ से टकराते हैं तो वह जल कणिकाओं का रूप लेता है और उसको बोलते हैं हम संघनन। तो इसका उदाहरण है बादल बनकर बारिश होना। तो बादल बनते हैं, आपको मैंने बताया, बादलों का निर्माण होता है वाष्पन के द्वारा और संघनन के द्वारा। तो जब ऊपर उठते हैं भाप, आपके समुद्रों, झीलों, तालाबों से जो पानी ऊपर उठता है सूर्य के गर्मी के कारण, वह भाप बनकर उच्च दाब के कारण ऊपर जो है इकट्ठे हो जाते हैं और का तापमान कम होने के बाद लेते हैं। तो इस प्रकार जो है आपका जो संघनन के विधि द्वारा आपका बादल वर्षा देते हैं। तो ये हो गया आपकी विधि वाष्पन, ठीक है बच्चों, अच्छी तरह आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या पदार्थ जो पानी में घुलते हैं उनकी कोई सीमा होती है या जितने मर्जी घुल सकते हैं, ठीक है, ये देखना है हमने। अब आप एक पानी का गिलास लीजिए, ठीक है बच्चों। उस पानी के गिलास में आप क्या करेंगे, नमक लेंगे और नमक घोलते रहेंगे। आप 1 चम्मच डालिए, 2 चम्मच डालिए, 3 चम्मच डालिए, इसको घोलिए, 4 चम्मच डालिए, फिर घोलते रहिए, घुलता रहेगा, कुछ समय तक वो घुलता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा जब उस पानी में नमक नहीं घुलेगा, ठीक है, और वो घुलना नहीं बंद हो जाएगा और वो नमक एज इट रहेगा। तो ऐसा घोल, उस स्थिति में जो घोल बन जाएगा उसको बोलते हैं हम संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन क्या हुआ, ऐसा घोल जब उसमें क्या हो और अधिक पदार्थ ना घुले उसको कहा जाता है संतृप्त विलयन या संतृप्त घोल। समझ आ गया। तो इस संतृप्त विलयन को हम अगली कक्षा में आपको विस्तार से समझाएंगे। 7वीं कक्षा में जब आप 7वीं क्लास में जाएंगे तो उसमें आप अच्छी तरह समझेंगे कि संतृप्त विलयन क्या होता है और असंतृप्त विलयन क्या होता है। फिलहाल इस कक्षा में आप यही समझिए कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, जिस विलयन में और अधिक पदार्थ ना घुले उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आपका ये अध्याय समाप्त हो गया, ठीक है। कल के वीडियो में हम इसके सारांश को पढ़ेंगे कि हमने इस चैप्टर में पूरा क्या क्या पढ़ा और किस तरह से हमने सारा समझा, वो हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो मैंने कोशिश की आपको आज वीडियो के माध्यम से समझाने की वो आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो मैं आगे भी कोशिश करूँगा कि आप बच्चे वीडियो के माध्यम से समझें, ठीक है बच्चों, और अधिक सीखें, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।